आईटीसी चैप्टर वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। मेरे को तो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है चैप्टर हर एक प्रोस्पेक्ट में। चाहे आप मुझे बोलो कि सर जीएसटी में 8 मार्क्स का क्वेश्चन, 10 मार्क्स का क्वेश्चन, उसके लिए रिलेवेंस बहुत है। इंडिविजुअल क्वेश्चन के सेंस में भी आईटीसी का रिलेवेंस बहुत है। स्टूडेंट को ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि एग्जाम प्रोस्पेक्ट में अगर इसमें गलती होगी तो बैंड बच जाएगी। आप जीएसटी बिगाड़ दोगे अगर ये चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़े तो आईटीसी इज डैम इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसको पढ़ने के लिए बहुत अच्छे से सिंसेरिटी से पढ़ना चाहिए। देखो, जब आईटीसी की बात हो तो सेक्शन 16 बीच में आता है, और सेक्शन 16 एक बात बोलता है सर कि कोई भी पर्सन आईटीसी तब ले सकता है जब वो पर्सन रजिस्टर्ड हो। और अब जब अपन रिवाइज कर रहे तो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड बातें जहां पर इंस्टीट्यूट फंसाती है, क्वेश्चंस आते हैं, वो बातें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सर सबसे पहले कभी अगर आईटीसी की बात हो तो ये चेक करो सामने वाला बंदा रजिस्टर्ड है कि नहीं। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो आईटीसी ले भी नहीं सकता वो। अगर रजिस्टर्ड है तो उसके बाद ये चेक करो सर उसके 4 कंडीशन है आईटीसी की। सबसे पहला उसके पास टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए सर। ठीक है, अब ये डॉक्यूमेंट्स जब बात होती है तो इनवॉइस, डेबिट नोट, वो सब चीजें होना चाहिए जिसके बेसिस में वो क्रेडिट ले सके सर। ठीक, आप आईटीसी नहीं ले पाओगे अगर आप सर आपसे टैक्स तब डिमांड किया गया है जब आपने फ्रॉड किया है, कोई मिसरिप्रेजेंटेशन किया है, कोई चीज छुपाई है, तो आप आईटीसी नहीं ले पाओगे। आपको आईटीसी उतनी ही मिलेगी जितना सामने वाले ने जीएसटीआर 1 में फाइल किया है। मतलब जितना सामने वाला जीएसटीआर 1 में आउटवर्ड में फाइल करेगा, आपके 2A 2B में रिफ्लेक्ट करेगा, उतनी ही आईटीसी मिल सकती है, उससे ज्यादा आईटीसी नहीं मिल सकती। उसके बाद इंपॉर्टेंट ये है कि सर गुड्स का रिसिप्ट होना। अगर गुड्स आपको डिलीवर नहीं हुए तो भी आप आईटीसी नहीं ले सकते, बट इसमें आप मेरे हिसाब से बिल टू शिप टू मॉडल याद रखना, क्योंकि बिल टू शिप टू मॉडल में गुड्स हमें डिलीवर नहीं होते हैं सर, बट फिर भी आईटीसी मिलती है। मुझे ये इसलिए भी रिलेवेंट रखता है क्योंकि रीजन ये है सर, बिल टू शिप टू मॉडल एक यहां से आईटीसी से कनेक्ट करता है, दूसरा प्लेस ऑफ सप्लाई से भी कनेक्ट करता है। तो इसलिए बिल टू शिप टू मॉडल इंस्टीट्यूट ने पूछा भी है मई 24 के एग्जाम्स में, तो मुझे तो रिलेवेंस इसका लगता है कि आपको ये चीज ध्यान देनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद सर आईटीसी रेस्ट्रिक्टेड नहीं रहेगी अगर वो कम्युनिकेटेड है तो। आपका टैक्स पे करना गवर्नमेंट को जरूरी है और आपने रिटर्न फर्निश किया। अगर ये 4 बातें हैं तो सरकार बोलती है हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आईटीसी ले लीजिए, आपकी और हमारी कोई लड़ाई नहीं है सर। ठीक, बट सरकार ने बहुत कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो क्लियर किया था। एक इसमें ये याद रखना चाहो तो लिख के रख लो छोटा सा, कि सर अगर लॉट सिस्टम है तो लॉट सिस्टम के केस में आईटीसी लास्ट लास्ट लॉट में मिलती है सर, लास्ट इंस्टॉलमेंट में मिलती है। ये ध्यान रखने वाली बात है। सर अगर कोई एसेट है जिसकी वैल्यू पे आपने डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया है तो फिर उस वैल्यू पे आपको आईटीसी नहीं मिल पाएगी सर। अगर आईटीसी लेना है तो आपको प्रूव करना पड़ेगा सर कि हम आईटीसी ले सकते हैं, एलिजिबल है आईटीसी लेने के लिए, अदरवाइज आईटीसी नहीं मिलेगी सर। आईटीसी लेने के लिए जो टाइम लिमिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि यही टाइम लिमिट आईटीसी के लिए भी है और यही टाइम लिमिट डेबिट नोट के लिए भी है सर। अब टाइम लिमिट ये है सर कि 30 नवंबर ऑफ द सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर और डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, दोनों में विचेवर इज अर्लियर, ये मैक्सिमम टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड के अंदर आप आईटीसी ले सकते हो, इससे लेट हुए तो सरकार बोलती है हम आपको आईटीसी लेने नहीं देंगे सर। ठीक, सरकार ने बोला सर कुछ ऐसे केस है जहां पर ये टाइम लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती है, जहां पर आप कोई क्रेडिट रीअवेल करते हो तो वो ये टाइम लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती है। फिर उसमें ये वाली बात भी मेरे को इंपॉर्टेंट लगती है, जहां पर रिसिपिएंट को 180 डेज के अंदर पेमेंट कर देना चाहिए सप्लायर को। अगर वो 180 डेज के अंदर पेमेंट नहीं करता है तो सरकार बोलती है उस केस में हम क्रेडिट नहीं देंगे। नहीं देंगे मींस आपने जो पहले क्रेडिट ले ली होगी वो क्रेडिट प्लस इंटरेस्ट हम आपसे पे करवा देंगे, आपको पे करना पड़ेगा, और इंटरेस्ट का रेट रहेगा 18%। आप बाद में चाहो तो वापस क्रेडिट ले सकते हो अगर रेसिपिएंट ने सप्लायर को पेमेंट कर दिया है तो। बट जब री क्रेडिट लेते हैं तो उस री क्रेडिट के टाइम पे उस जो ऊपर टाइम लिमिट अपन पढ़े हैं ये 30 नवंबर वाली, ये एप्लीकेबल नहीं होती है। मतलब री क्रेडिट के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप जब चाहो तब ले सकते हो। बट बात ये है सर सप्लायर को ही पेमेंट करना, ये अमेंडमेंट था, मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट है कि आप सप्लायर के अलावा किसी और को पेमेंट मत कर देना, सप्लायर को ही पेमेंट करोगे तो री क्रेडिट ले सकते हो सर। उसके बाद कुछ एक्सेप्शन थे सर, जहां 180 डेज की कंडीशन कंप्लाई नहीं करना पड़ता था। सरकार बोलती थी अगर रिवर्स चार्ज की बात है तो 180 डेज की कंडीशन नहीं आएगी, या फिर कोई शेड्यूल 1 वाला ट्रांजैक्शन है जहां पर विदाउट कंसीडरेशन कहानी चलती है। तीसरा ऐसा केस था सर जहां पर सप्लायर के ऑब्लिगेशन को रेसिपिएंट पे कर देता है, तो उस केस में सर 180 डेज की कंडीशन कंप्लाई नहीं करनी पड़ती है सर। ठीक है, क्योंकि सरकार बोलती है सर बी और सी पॉइंट में तो हम ये मान के चलते हैं कि सर पेमेंट हो चुका है, तो यहां 180 डेज की कंडीशन कंप्लाई नहीं करनी पड़ती है। ठीक,
इसमें वही बात है सर, पेमेंट 180 डेज के अंदर करना है फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, नहीं तो आपके साथ इनपुट टैक्स क्रेडिट अलोंग विथ इंटरेस्ट आपसे जीएसटीआर 3B में ले लेगी गवर्नमेंट। ठीक है, इसमें रूल 37A मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इंस्टीट्यूट ने अभी इसको पूछा नहीं है और मुझे ऐसा लगता है आज नहीं तो कल तो पूछेगी। रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स बाय द सप्लायर एंड रीअवेलमेंट देयरऑफ। सर अब दिक्कत क्या होती थी, नॉर्मली ये होता था सर कि रिसिपिएंट अगर पे नहीं करता था 180 डेज के अंदर तो क्रेडिट गई। हुआ ये, गवर्नमेंट ने इसको थोड़ा सा और चेंज किया। गवर्नमेंट ने बोला भैया सुनो, अभी तक तो हम रिसिपिएंट को पकड़ लेते, अब मान लो अगर रिसिपिएंट ने सप्लायर को पेमेंट कर दिया, सप्लायर भाई साहब वो पेमेंट अगर गवर्नमेंट को नहीं करते, मतलब जीएसटीआर 3B फाइल करके पेमेंट नहीं करते, तो उसके इसमें रिसिपिएंट की कोई गलती नहीं है। अब होता ये था, अगर सप्लायर गवर्नमेंट को पे नहीं करता था तो 4 कंडीशन में से एक कंडीशन ये थी कि टैक्स गवर्नमेंट को पे हो जाना चाहिए था, बट वो पे नहीं हुआ तो रेसिपिएंट की क्रेडिट गई, इंस्टेंट क्रेडिट चली जाती थी। सरकार ने बोला ना ना, ये रेसिपिएंट के साथ तो नाइंसाफी है, क्योंकि रेसिपिएंट ने तो पे कर दिया ना बेचारे ने। तो सरकार ने बोला ना ना, हम सप्लायर को भी टाइम पीरियड देते हैं। गवर्नमेंट ने बोला सप्लायर को हम ये बोलते हैं कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 30 सितंबर तक तू पेमेंट कर दे। अगर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 30 सितंबर तक तू पेमेंट कर देगा तो रेसिपिएंट क्रेडिट ले सकता है। अगर तू नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 30 सितंबर तक पेमेंट नहीं किया तो सरकार बोलती है रेसिपिएंट को हम नवंबर के बाद बोलेंगे तू अपनी क्रेडिट रिवर्स कर और अलोंग विथ इंटरेस्ट को पे करना पड़ेगा। 30 नवंबर के बाद 30 नवंबर तक तो सरकार उसको नहीं टच करेगी, क्योंकि गलती उसकी थी भी नहीं, उसने कुछ नहीं किया था, सप्लायर गलती की है। आ रही बात समझ? इसलिए मेरे को ये प्रोविजन तो इंपॉर्टेंट लगता है और डेफिनेटली इसको याद रखना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंस्टीट्यूट ने अभी तक पूछा नहीं है और ऐसा नहीं है पूछ नहीं सकती इंस्टीट्यूट, डेफिनेटली आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों पूछेगी जरूर इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये अगर आप ध्यान रखोगे तो अच्छा है। एक सेकेंड, हाँ ठीक। इसके बाद आगे कहानी बढ़ती है, ध्यान दो, एक सेकेंड, हाँ ठीक। इसके आगे कहानी बढ़ती है सर, सेक्शन 17(5), वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, ब्लॉक क्रेडिट। प्यार से इसको ब्लॉक क्रेडिट, ब्लॉक क्रेडिट मीन सरकार बोलती है इन सब केसेस में हम क्रेडिट दे ही नहीं रहे, आप सोचिए भी मत सर। ठीक है, इसमें सबसे पहला आता है सर मोटर व्हीकल। कोई अगर मोटर व्हीकल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर वाली बातें हैं और जिसकी सीटिंग कैपेसिटी अगर 13 से कम है इंक्लूडिंग ड्राइवर, तो सरकार बोलती है हम क्रेडिट नहीं देंगे। बट सरकार ने बोला कुछ ऐसे एक्सेप्शन है जहां पर अगर 13 से कम भी सीटिंग कैपेसिटी तो हम आपको क्रेडिट देते हैं। इसमें सबसे पहला था सर कि अगर आपने मोटर व्हीकल फर्दर ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए यूज किया या फिर आप उस मोटर व्हीकल पे ट्रेनिंग देते हो, तो सरकार बोली हम क्रेडिट दे देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे जो इसमें लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको क्लिक ही नहीं करेगा, जो नहीं लिखा है कि इसमें अगर हम मोटर व्हीकल को ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए यूज करें तो क्रेडिट मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ लिखा नहीं है। देखो जो लिखा है वो तो आप मेरे बिना भी पढ़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बट जो नहीं लिखा है वो मुझसे सीखने आए हो, वो चीजें याद रखो। लिखा तो सभी पढ़ लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है, रॉकेट साइंस क्या है सर, जो लिखा है। तो आप ये याद रखना, अगर मोटर व्हीकल फॉर गुड्स से तो कहीं क्रेडिट रोका ही नहीं है, मिल जाएगी। ये आपको आज नहीं, जब आप आखिरी दिन आईटीसी पढ़ोगे तो आपको लगेगा भाई साला गुड्स का तो लिखा ही नहीं है, क्या होगा गुड्स का, क्रेडिट मिलती है गुड्स के केस में, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बात आती है वेसल और एयरक्राफ्ट। वेसल एयरक्राफ्ट की सरकार बोली हम तो क्रेडिट नहीं देते, बट अगर आपने वेसल और एयरक्राफ्ट फर्दर सप्लाई के लिए यूज किया है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए यूज किया है, आप वेसल और एयरक्राफ्ट में ट्रेनिंग देते हो या वेसल और एयरक्राफ्ट से गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हो, तो सरकार बोली हमें कोई दिक्कत नहीं, हम आपको क्रेडिट देंगे, आपकी और हमारी लड़ाई नहीं है। फिर सरकार ने बोला इंश्योरेंस, रिपेयर और मेंटेनेंस ऑफ मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट। जो मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट की क्रेडिट ऊपर मिल जाती थी, उन मोटर व्हीकल और वेसल और एयरक्राफ्ट की क्रेडिट इंश्योरेंस, रिपेयर, मेंटेनेंस से रिलेटेड तब मिल जाएगी जब वो ऊपर वाले पर्पस के लिए यूज होगी जिसमें क्रेडिट मिलती थी। आसान भाषा में, अगर मोटर व्हीकल में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए यूज कर रहा हूं, उससे रिलेटेड अगर इंश्योरेंस, रिपेयर्स वगैरह का खर्चा है तो सरकार बोली क्रेडिट दे देंगे। बट अगर मैं मोटर व्हीकल जिसकी 13 से कम सीटिंग कैपेसिटी पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहा हूं, उसका अगर मैं इंश्योरेंस कराता हूं तो क्रेडिट नहीं मिलेगी। ये बहुत प्यारी चीज है, बहुत ही प्यारी चीज है, क्योंकि आपको मैं बता रहा हूं
मैंने एक क्वेश्चन देखा था एग्जैक्टली तो सारी जगह मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो मेरे को याद नहीं वो कहाँ पर देखा था, बट मैंने बहुत प्यारा क्वेश्चन देखा था। क्वेश्चन ये था कि सर एक मोटर व्हीकल है जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए यूज हो रही है, उसका इंश्योरेंस कराया गया, उसमें जो आईटीसी वाली बात है क्या वो आईटीसी मिलेगा? यस। क्यों नहीं मिलेगा? हमने ब्लॉक ही नहीं किया है तो क्यों मिलेगा नहीं? जरूर मिलेगा। तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है सर। ठीक है। फूड एंड बेवरेजेस ये बड़ा इजी होता था सर। फूड बेवरेजेस, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक, प्लास्टिक सर्जरीज, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब की क्रेडिट वो देते ही नहीं है। इसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं है, सरकार सीधा बोलती है हम तो क्रेडिट दे ही नहीं रहे, आप सोच क्या रहे हो? बट एक बात इसमें मेरे को ये ध्यान रखने वाली बात लगती है, ठीक है, कि अगर लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर तो क्रेडिट मिल जाएगी। याद रखना, मतलब मोटर व्हीकल और वेसल और एयरक्राफ्ट जिस पर्पस के लिए ऊपर क्रेडिट मिलती थी उस पर्पस के लिए अगर यूज करने के लिए मैंने लीज पे लिया, रेंट पे लिया, हायर पे लिया तो क्रेडिट मिल जाएगी। उसके अलावा किसी और पर्पस के लिए ले लिया तो क्रेडिट नहीं मिलेगी। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर जिस दिन मेरे को घुमाना रहा ना मैं इसमें जबरदस्त घुमा दूंगा। इसके बाद कुछ बातें और भी सरकार बोलती थी सर, इसमें आप याद रखेंगे सब कॉन्ट्रैक्ट वाली बातें हैं तो क्रेडिट मिलती है, हमेशा याद रखना सब कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट मिलती है। एक बड़ा प्यारा पॉइंट है मैं आपको नीचे बताऊंगा, मेंबरशिप ऑफ अ क्लब, हेल्थ फिटनेस सेंटर, ट्रेवल बेनिफिट्स वगैरह ये सब की सरकार क्रेडिट देती नहीं है सर। बट अगर ये कोई ऑब्लिगेटरी है तो सरकार बोली ऑब्लिगेटरी है तो हम दे देंगे क्रेडिट, हमें कोई लड़ाई नहीं है सर। वर्क कॉन्ट्रैक्ट, ठेकेदारी सर, ठेकेदारी अगर इमोअल प्रॉपर्टी को लेके है तो सरकार बोली क्रेडिट हम नहीं देते। बट सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज अगर सब कॉन्ट्रैक्ट है, अगर ये सब कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज है तो सब कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज अगर इमोअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी रहेगी तो क्रेडिट मिल जाएगी। ये नहीं आएगा आपको याद, आपको सिर्फ प्लांट एंड मशीन याद आएगा एग्जाम में। प्लांट एंड मशीन से रिलेटेड तो आंख बंद करके मिलती है, सोचना भी मत। बट अगर सब कॉन्ट्रैक्ट अगर इमोअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी है तो भी क्रेडिट मिल जाएगी। फिर बात ये प्लांट एंड मशीन में क्या नहीं आएगा, लैंड बिल्डिंग नहीं आता, टेलीकम्युनिकेशन टावर्स नहीं आते, पाइपलाइंस अगर आउटसाइड फैक्ट्री प्रीमाइसेस वो भी नहीं आएगा। अच्छा एक अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन था, एक आदमी प्लांट एंड मशीन कंस्ट्रक्ट करा रहा है, उस कंस्ट्रक्शन को प्लांट एंड मशीन कंस्ट्रक्ट कराने के लिए उसके नीचे फाउंडेशन बनवा रहा है और फाउंडेशन बनवाने के लिए उसने वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज ली। मेरा क्वेश्चन है वो जो फाउंडेशन बना रहा है उसकी क्रेडिट मिलेगी कि नहीं? बताओ बताओ, क्या लग रहा है? बताया तो, प्लांट एंड मशीन नीचे फाउंडेशन बना रहा हूँ, पूरा सीमेंट का फाउंडेशन बना रहा हूँ, क्या लगता है क्रेडिट मिलेगी कि नहीं? मिल जाएगा। क्यों नहीं मिलेगा? कई लोग क्या होता है एग्जाम के टाइम पे उसको इमूवेबल समझ लेते हैं, अरे भैया इमूवेबल तो है मान गया बट पर्पस तो प्लांट मशीन है ना सर, तो मिल जाएगा, कोई और होता तो नहीं मिलता, कोई और होता तो नहीं मिलता। इनपुट और इनपुट सर्विसेज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसकी तो क्रेडिट वो बाप जन्म में नहीं दे रहे, दे ही नहीं रहे सर, इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो दे ही नहीं रहे। कंपोजिशन स्कीम वाला तो आना भी मत क्रेडिट के लिए, नॉन रेसिडेंट तो भूल जाओ, यहाँ रेसिडेंट को ढंग से नहीं देते हम। सर सीएसआर एक्सपेंडिचर, सिंपल सी बात है सर, ये अच्छा है अमेंडमेंट है तो याद रखना चाहिए। सीएसआर एक्सपेंडिचर के लिए अगर आपने कोई गुड्स एंड सर्विसेज यूज किए तो उसकी भी क्रेडिट वो नहीं देंगे। पर्सनल कंजम्पशन में मिलती नहीं है, लॉस स्टोलन हो जाए तो मिलेगा नहीं। इवेशन और कॉन्फिस्केशन, कोई गुड्स आपके जब्ती हो जाए गवर्नमेंट जब्त कर ले तो उसकी भी क्रेडिट नहीं मिलती है। ठीक है, ये वारंटी वाला बड़ा सिंपल है सर, एकदम इसको सिंपल याद रखना। अगर कोई वारंटी के लिए कोई गुड्स यूज किया जा रहा है, वो गुड्स से रिलेटेड पीछे जो क्रेडिट है क्या वो मिल जाएगी? यस मिल जाएगी, क्योंकि कारण ये है सर, वारंटी के टाइम पे जो गुड्स प्रोवाइड किया जाता है उस गुड्स की वैल्यू वो पहले ही आपसे इनवॉइस में चार्ज कर चुका होता है वारंटी के नाम पे। जब भी हम कोई गुड्स लेते हैं तो उस गुड्स में वारंटी के चार्जेस इंक्लूडेड होते हैं। बोला ये रहता है कि फ्री वारंटी, फ्री कुछ होता ही नहीं है सर, वारंटी के चार्जेस पहले से इंक्लूड कर लिए जाते हैं। तो अगर वारंटी पीरियड में किसी का कोई गुड्स खराब हो गया, उससे रिलेटेड पीछे कोई गुड्स यूज होके उसको ठीक किया गया, तो वो जो गुड्स से रिलेटेड पीछे क्रेडिट थी ना वो मिल जाएगी। ये क्लैरिफिकेशन वारंटी को लेके ही था, ये मैंने आपको पूरा क्लैरिफिकेशन बहुत शॉर्ट में इजी तरीके से बताया, आप इसको सिंपल ऐसे ही याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आती है बात अपॉर्चनमेंट ऑफ क्रेडिट एंड ब्लॉक क्रेडिट, सेक्शन 17। ये कुछ बातें बोलता है सर, अगर नॉन बिजनेस पर्पस है तो क्रेडिट नहीं देंगे, एग्जेम्प्ट है तो नहीं देंगे, जीरो रेटेड या एक्सपोर्ट है तो क्रेडिट दे देगी सरकार, बोली उससे हमें कोई लड़ाई नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है हमें। बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सरकार ने बोला दो ऑप्शन है सर आपके पास, आप चाहो तो अलग तरीके से निकाल सकते हो जो सीए फाइनल में होता है सेक्शन 17(2), और चाहो तो आपको जितनी भी एलिजिबल आईटीसी है उसका 50% आप क्रेडिट लो और 50% आप जीएसटीआर 3B के थ्रू पेमेंट कर लो।
ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ती कहानी, ये आप लोगों के लिए नहीं है, ये सीएमए वाले लोगों के लिए होता है और सीए फाइनल वाले लोगों के लिए होता है जनरली। ठीक है, ये आप लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है और बड़ा मजेदार है। मैं अभी सीए फाइनल की रिकॉर्डिंग कर रहा था, मैंने इसको देखा, बड़ा प्यारा है। मेरे को मेरा बचपन याद आ गया, मैं भी जब पढ़ता था तब यही करता था। ठीक है, तो अगला यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। आखिरी दिन जब इसको पढ़ो तो ये बहुत सिंपल है सर, बहुत ही सिंपल है सर, कि आप क्रेडिट जो भी है आप यूटिलाइज कर सकते हो। मतलब सीजीएसटी से सीजीएसटी पहले होगा, एस से एस पहले होगा, आई से आई पहले होगा, उसके बाद आईजीएसटी की अगर क्रेडिट बची है तो सी और एस से किसी से भी यूज कर सकते हो। ठीक, सीजीएसटी की क्रेडिट है तो उसको आई में यूज कर सकते हो, एसजीएसटी की क्रेडिट है तो आई में यूज कर सकते हो, बट सी और एस आपस में नहीं होते। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। सर क्या कोई क्रेडिट यूज करने के लिए कोई तरीका होता है? नहीं, सरकार ने बोला जिसको जैसे क्रेडिट यूज करना है यूज करना, बट एक बात ध्यान रखना, सीजीएसटी एसजीएसटी आपस में क्रेडिट यूज नहीं होते और रिस्पेक्टिव जो रहता है वो पहले पहले यूज होगा। मतलब सी का पहले सी से ही होगा, एस का पहले एस से ही होगा, आई का पहले आई से ही होगा। जो आईजीएसटी की क्रेडिट बच जाती है उसको आप चाहो तो सी और एस किसी में भी यूज कर सकते हो। इसमें आपकी अप्रोच है, आप चाहो तो पूरा सी से भी यूज कर सकते हो, चाहो तो पूरा एस से भी यूज कर सकते हो। इंस्टीट्यूट आजकल ये करती है कि सी की क्रेडिट बचती है तो उसको डिवाइड बाय 2 करती है और 50-50% यूज करती है सीजीएसटी और एसजीएसटी में। दोनों अप्रोच सही है, कहीं गलत नहीं है, मार्क्स नहीं कटते हैं, बिल्कुल नहीं कटेंगे आपके मार्क्स। अगला है रूल 86 ए। रूल 86 ए क्या बोलता है सर? ऐसे कुछ केसेस जहां पर सरकार बोलती है हम क्रेडिट नहीं देंगे। मैं पूछा क्यों? सरकार बोली पढ़ के देख ले, तेरे को फर्जी लगेगा, इसीलिए हम क्रेडिट नहीं देंगे। सरकार बोली देख कोई बिना इनवॉइस के क्या बोलते हैं क्रेडिट लेने आ गया, बोगस बिल बना लिया, गुड्स रिसीव नहीं किया, गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं किया, उसके पास टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट नहीं है, जो पर्सन रजिस्टर्ड हुआ है जो क्रेडिट लेना चाहता है वो आदमी को जब ढूंढने निकले तो वो आदमी नहीं मिल रहा है, उसने बिजनेस चालू नहीं किया है, सरकार बोली इन सब केसेस में हम क्रेडिट नहीं देते, इन सब केसेस में हम क्रेडिट नहीं देते। 86 बी, ये ना बड़ा प्यारा सा छुपा रुस्तम है। छुपा रुस्तम इसलिए बोलता हूं मैं इसको क्योंकि ये पहचानना होता है आपको एग्जाम में। इसको कोई आके एग्जामिनर सामने से हल्ला करके नहीं बताएगा कि 86 बी है एप्लीकेबल है इसमें, आपका दिमाग चलना चाहिए 86 बी एप्लीकेबल है इसमें। कोई ऐसा पर्सन है जो 50 लाख से ऊपर की वैल्यू एक्सीडिंग सप्लाई करता है अदर देन एग्जेम्प्ट और जीरो रेटेड, अगर 50 लाख से ज्यादा का सप्लाई करता है तो सरकार बोलती है भैया सुनो, तुम्हारा जितना भी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आएगी उसका 99% ही तुम क्रेडिट यूज कर सकते हो। आसान भाषा में प्यार से 1% तो तेरे को कैश में पे करना ही पड़ेगा, हम ऑप्शन नहीं दे रहे हैं। पर सरकार बोली ये वाली कंडीशन कुछ लोगों पे एप्लीकेबल नहीं है। ऐसा कोई आदमी जो इनकम टैक्स पे कर रहा है 1 लाख से ज्यादा पिछले 2 साल में और उसका 2 साल जो था वो रिटर्न फाइलिंग का टाइम पीरियड खत्म हो चुका है और वो 1 लाख से ज्यादा टैक्स पे करता है, सरकार बोली बड़ा आदमी है इसको छोड़ दो, ये ले सकता है पूरी क्रेडिट, 100% क्रेडिट ले सकता है सर। ऐसा कोई आदमी जिसका आईटीसी रिफंड 1 लाख से ज्यादा बनता है तो सरकार बोली भैया अगर किसी का आईटीसी रिफंड 1 लाख से ज्यादा बनता है उसको क्या क्रेडिट में रोकोगे, पहले ही उसका इतना पड़ा हुआ है हमारे पास, लेन दो, नहीं तो कल के दिन हमें ही रिफंड करना पड़ जाएगा। सरकार बोली ऐसा कोई पर्सन जिसका क्यूमुलेटिवली डिस्चार्ज हो रही है टैक्स लायबिलिटी मोर देन 1% ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मतलब जिसका टैक्स लायबिलिटी जो है 1% से ज्यादा आ रही है जितना भी उसका साल भर का टर्नओवर है, तो सरकार बोली उस केस में भाई उसको भी क्रेडिट यूज करने दो, नहीं तो बेचारा इतनी क्रेडिट को क्या दहेज में लेके जाएगा, क्या करेगा उस क्रेडिट का। रिवर्स चार्ज आता नहीं है सर क्योंकि रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी मेरी नहीं होती है, सामने रेसिपिएंट की होती है। फिर सरकार ने बोला कुछ स्पेसिफाइड पर्सन है, ये लोगों को तो हम बाहर ही करते हैं क्योंकि बेसिकली ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक सेक्टर, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी बॉडी, ये लोग चाहे तो 100% क्रेडिट ले सकते हैं, सरकार इनको रोकती नहीं है सर। फिर आती है बात सेक्शन 18 की। सेक्शन 18 बड़ा प्यारा है, सिंपल है सर। सरकार ने ये बोला कि अगर कोई पर्सन है जिसका टर्नओवर एक्सीड कर गया थ्रेशोल्ड लिमिट से और विद इन 30 डेज वो अगर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है तो सरकार बोली अच्छा आदमी है। जैसे मान लो वर्धमान सर 15 सितंबर को सर रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो गए क्योंकि उनका टर्नओवर एक्सीड कर गया, तो सरकार बोली उससे एक दिन पहले होता है 14 सितंबर और 14 सितंबर से एक साल पहले तक जितना भी इनपुट है वर्धमान सर के पास उसकी क्रेडिट वो ले सकते हैं, प्रोवाइडेड उनके पास इनवॉइस होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, बिना इनवॉइस की क्रेडिट कैसे लूंगा सर। उसके बाद है सर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। अगर कोई आदमी सामने से आके अगर वॉलंटरी रजिस्टर करा रहा है तो सरकार वाली बहुत अच्छी बात है, जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, जब आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया जाएगा उसके एक दिन पहले से लेके एक साल पहले तक जितने भी इनपुट है उसकी क्रेडिट मिल जाएगी। अगर कोई पर्सन पहले सर नॉर्मल स्कीम में चलता था, सॉरी पहले कंपोजिशन में चलता था, अब वो नॉर्मल स्कीम में आ रहा है, सरकार बोली वेरी गुड, नॉर्मल स्कीम में आ रहे हो, जिस दिन आप नॉर्मल स्कीम में आ रहे हो उस दिन से एक दिन पहले से लेके एक साल पहले तक जितना भी इनपुट है
प्लस कैपिटल गुड्स से क्रेडिट दे देंगे। पर एक बात याद रखना, कैपिटल गुड्स के केस में हम प्रोपोर्शनेट 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ माइनस कराएंगे। मैंने बोला ये क्यों? सरकार बोली पहले तो कंपोजिशन पर्पस के लिए यूज करता था कैपिटल गुड्स को, इसलिए हम उसकी वैल्यू हटा रहे हैं। फिर अगला केस था सर, कोई आदमी ऐसा है जो एग्जेम्प्ट सप्लाई से टैक्सेबल में आ गया, तो सरकार बोली सुन, जिस दिन टैक्सेबल में आया उस दिन से एक दिन पहले से लेके एक साल पहले तक जितना भी इनपुट और कैपिटल गुड्स से क्रेडिट दे देंगे, पर वही कैपिटल गुड्स के साथ 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ माइनस कराएंगे। कारण ये है, पहले तू एग्जाम के लिए यूज करता था, बाद में टैक्सेबल के लिए यूज कर रहा है, तो जितने टाइम पीरियड एग्जाम के लिए यूज कर रहा है उतने टाइम पीरियड की क्रेडिट हम तुझे देंगे नहीं सर। जितनी भी डिटेल्स है फाइल करने के लिए तेरे पास 30 डेज का टाइम पीरियड है, और अगर तेरी आईटीसी 2 लाख से एक्सीड करती है तो सीए और सीएमए से सर्टिफिकेशन लेके आना। समझ आया? ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। कैपिटल गुड्स मैंने आपको बताया, ये मैंने आपको बताया, आगे आ जाओ। मैनर ऑफ रिवर्सल ऑफ क्रेडिट अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। सर स्पेशल सर्कमस्टांसेस मतलब जहां पर सर कोई पर्सन पहले टैक्सेबल के लिए अप्लाई कर रहा था, बाद मतलब टैक्सेबल बेस था, टैक्सेबल सप्लाई करता था, बाद में वो एग्जाम में आ गया, तो सरकार बोली भैया जितनी आपके पास क्रेडिट पड़ी है इनपुट की वो गई, खत्म खत्म, अब वो क्रेडिट नहीं ले सकते। मैं बोला कैपिटल गुड्स का क्या होगा? सरकार बोली एक बात याद रखना, कैपिटल गुड्स तूने पहले टैक्सेबल के लिए यूज किया, बाद में एग्जाम के लिए यूज किया, तो पहले जब तू टैक्सेबल के लिए यूज किया ना तो उतनी तो तेरे को क्रेडिट देंगे। मैं बोला कैसे निकालूं? सरकार बोली तेरी जितनी भी क्रेडिट है उसको डिवाइड बाय 60 कर ले, क्योंकि हम कैपिटल गुड्स की लाइफ 5 साल ही मानते हैं। अब जितने टाइम पीरियड तूने टैक्सेबल के लिए यूज किया उतने टाइम पीरियड की क्रेडिट ले ले, बची हुई क्रेडिट तेरी रिवर्स हो जाएगी। आई बात समझ? जितनी भी टैक्सेबल वाली क्रेडिट है, जैसे मान ले मेरा 1,20,000 आया, 1,20,000 डिवाइड बाय 60, 2,000 रुपए। अब मैंने अगर उसको 10 महीने टैक्सेबल के लिए यूज किया तो 2,000 इंटू 10, ये मैं ले सकता हूं, 20,000 ले सकता हूं, बाकी 1 लाख की क्रेडिट मेरी रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि मैं आगे एग्जाम के लिए यूज कर रहा हूं। ठीक, अगला, अगर कोई कैपिटल गुड्स है, सॉरी प्लांट एंड मशीन वगैरह है, अगर प्लांट एंड मशीन अगर आप यूज करके कल के दिन किसी को ट्रांसफर करते हो तो सरकार बोली वेरी गुड, तूने जितने टाइम पीरियड उसको यूज किया है, खुद यूज किया है टैक्सेबल गुड्स के लिए, सरकार बोली उतने टाइम पीरियड का 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ, उतनी क्रेडिट को तू कैपिटल गुड्स की क्रेडिट से हटा दे, और बची हुई जो बैलेंस क्रेडिट है और ट्रांजैक्शन वैल्यू पे जो तेरा टैक्स है, दोनों में विचएवर इज हायर जो रहेगा वो तेरे को हमें पे करना पड़ेगा। रीजन ये है तू वो प्लांट एंड मशीन बेच रहा है तो जो तेरी बची हुई क्रेडिट है वो हम तुझे क्यों दे? हम तो क्रेडिट इस शर्त में देते थे कि तू उस कैपिटल गुड्स को पूरा यूज करेगा, तू तो बेच दिया बीच में, तो हम तेरे को पूरी क्रेडिट नहीं देंगे, और हम तेरे से चाहेंगे कि हायर हायर पे कराए, क्योंकि तू चोर है। हम नहीं चाहते थे तू प्लांट एंड मशीन बेचे, बट तूने बेचा, तो इसीलिए ये दोनों पॉइंट में विचएवर इज हायर हम तेरे से वापस करवाएंगे। अगला रिफैक्टरी ब्रिक्स मोल्ड टाइल्स स्टिक्स फिक्सचर, ये सिंपल सी बात है सर, इनमें सरकार ने बोला कोई बात नहीं, जितना ट्रांजैक्शन वैल्यू है, ट्रांजैक्शन वैल्यू में जितना टैक्स आता है उतना आपको पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें वन टाइम यूज होती है। चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन आप रीड करना चाहो तो रीड कर सकते हो, एग्जाम टाइम में इग्नोर कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो इनको। इनमें सिर्फ ध्यान रखना है तो फॉर्म जीएसटी आईटीसी 02 बस। ये हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस वाली कहानी आप चाहो तो एक बार रीड कर सकते हो, बट इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि बेसिकली ये फाइनल के लिए एप्लीकेबल ज्यादा है। मैं भी फाइनल की रिकॉर्डिंग कर रहा था तो फाइनल के रिकॉर्डिंग्स में ये एप्लीकेबल है, क्योंकि इस पे रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, और वो रूल्स आप लोग पढ़ते नहीं हो, इसलिए कहानी नहीं है सर आप लोगों के लिए, ये जनरली फाइनल के लिए एप्लीकेबल होती है। आई बात समझ? आईटीसी चैप्टर इतना ही था, आओ क्वेश्चन देखते हैं। ये नंबर देखना है यार, कौन सा है?
पेज नंबर देखो ना, कौन से पेज नंबर पे क्वेश्चन है, वहीं से चालू करेंगे। ये क्या नहीं, उफ, बुलाए, मुस्कुराए, छोटी मोटी बात पर बुलाए, ये नजाकत, ये हिमाकत, हंस मुझे बुलाए नादानियाँ। ये रहा, ये इलस्ट्रेशन 2 है, तो 1 कहीं ना कहीं होगा। किसी को 1 मिला तो बताओ यार, पिन नंबर 2 तो मेरे को मिल गया। वन मिला क्या? थैंक यू। 8.18 यार बहुत ऊपर है, बाद में जाएंगे लास्ट में। बहुत ऊपर है, मैं 8.80 तक आ गया हूँ, बहुत मेहनत से आया हूँ नीचे। चलेंगे, उसको भी कर लेंगे, बट बाद में देखते हैं उसको। और इधर देख लेते हैं बाकी इलस्ट्रेशन। Determine the amount of ITC that can be availed by the ABC Company Limited for the month of July by giving necessary explanation for the treatment of various items subject to the information given above. Assume that all the other conditions necessary for availing the ITC has been fulfilled. Okay. ABC Company Limited, registered under GST, is engaged in the manufacturing of heavy machinery. It procured the following item during the month of July. देखो सर, इलेक्ट्रिक ट्रांसफॉर्मर टू बी यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। क्या लगता है इसकी क्रेडिट मिलेगी नहीं मिलेगी? मिल जाएगी। ट्रक यूज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, क्या क्रेडिट मिल जाएगी? यस। रॉ मटेरियल, yes. Confectionery items, these items were supplied free of cost to the container in a customer meet organized by the company. इसकी क्रेडिट मिलेगी? नो सर, स्टैट्यूटरी नहीं है, ऑब्लिगेटरी नहीं है, क्रेडिट नहीं मिलेगी। अगला देखो, XYZ Limited registered in GST is engaged in the manufacturing of taxable goods. Compute the ITC that can be availed by XYZ Limited for the month of October from the following particulars. Input A 1 lakh rupees, इसमें से वन इनवॉइस ऑन विच जीएसटी पेबल वाज 10,000 इज मिसिंग। तो जो जीएसटी इनवॉइस मिसिंग है 10,000, क्या उसकी क्रेडिट मिलेगी? ना, 90 की मिल जाएगी, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। इनपुट बी 50,000, इनपुट आर टू बी रिसीव्ड इन 2 लॉट्स, फर्स्ट लॉट हैज बीन रिसीव्ड इन अक्टूबर। तो हम तो कहानी किस मंथ की कर रहे हैं? अक्टूबर की कर रहे हैं, बट अक्टूबर में तो सर सिर्फ फर्स्ट लॉट रिसीव हुआ है, तो नहीं मिलेगी क्रेडिट। जब सेकेंड लॉट रिसीव होगा तब मिलेगी क्रेडिट। XYZ has capitalized the capital goods at an invoice value inclusive of GST as it availed depreciation on the full invoice value. सर full invoice value क्रेडिट नहीं मिलेगी ना सर। आप सर ITC वाली वैल्यू पे depreciation क्लेम कर लोगे तो क्रेडिट कैसे देगी सरकार? अगला है इनपुट सर्विस से रिलेटेड, वन इनवॉइस डेटेड 20 जनवरी ऑन विच GST was 50,000 was missing। तो ये जो मिसिंग वाला है ना, इसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी, बाकी मिल जाएगी सर। कौन सा वाला? ये वाला? हाँ, नहीं 50,000 की क्रेडिट नहीं मिलेगी, अपन इसमें से 50,000 माइनस कर लेंगे, उसमें भी नहीं मिलेगी। हाँ लॉट है ना, फर्स्ट लॉट मिला है सिर्फ, मेरे को तो बोथ लॉट मिल जाते हैं तब क्रेडिट मिलती है। हाँ ठीक है, आओ आगे देखो। यार ये क्वेश्चंस तो हम बहुत बनाए हैं, बहुत प्यारे क्वेश्चंस होते हैं। XYZ supplier of goods pay GST under regular scheme. It has made the following outward taxable supplies in the tax period. याद है इसकी क्वेश्चंस बनाते थे हम, ये हमारा फॉर्मेट होता था। CGST, SGST, IGST, वैल्यू, फिर पर्टिकुलर। याद रखना एग्जाम में ऊपर लिख के आना,
कंप्यूटेशन ऑफ नेट जीएसटी पेबल, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन तो ऐसे ही रहते हैं सर। कंप्यूट द मिनिमम जीएसटी पेबल ऑफ एक्स वाई एक्स पेबल इन कैश बाय एक्स पी प्राइवेट लिमिटेड फॉर द टैक्स पीरियड, ऐसे लिख के आना, ठीक है। एग्जाम में नहीं लिखोगे ऊपर 1 मार्क्स गया, ठीक है। उसके बाद आउटवर्ड सप्लाई, ठीक है। अभी मैं एकदम अच्छी हैंड राइटिंग और उतना सजा के नहीं लिख रहा, अभी मैं थोड़ा स्पीड से लिखूंगा, ठीक है। आप भी स्पीड से लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो, या तो मेरे साथ पार्टिसिपेट करके मुझे फिगर्स बता सकते हो। इंट्रा कितना दिया हुआ है? 8 लाख। जीएसटी का परसेंट क्या है? 99 और 18 होगा, बिल्कुल सर। तो ये कितना आ जाएगा? 72, ठीक है। फिर है इंटर, इंटर की वैल्यू कितनी है? 3 लाख। 18% कितना हो जाएगा? 54,000। और कुछ आउटवर्ड में दिए? नहीं। तो ये हो गया मेरा आउटवर्ड सप्लाई, 72,000, 72,000 और 54,000। ये ए है। अच्छा, एक मस्त वाली बात सिखाता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो इंस्टीट्यूट के मैट पे नहीं है, बट इंस्टीट्यूट आरटीपी एमटीपी में बहुत पूछती है। इन केस अगर कोई रिवर्स चार्ज वाला रहा, जैसे यहाँ तो नहीं है, बट इन केस अगर कोई रिवर्स चार्ज वाला रहा, तो याद रखना ये आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स ऐसे लिखने के बाद यहाँ पर रिवर्स चार्ज दिखाना, ध्यान रखना। यहां पर मत दिखा देना रिवर्स चार्ज, पंगा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी इज नॉट एन आउटवर्ड सप्लाई, वहां पर हम कैश में पे करते हैं, इसलिए यहाँ पर नहीं आएगा। थोड़ा ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है, नहीं तो बहुत गलती होगी। आप मेरा एक आधा आरटीपी एमटीपी का सेशन देखोगे तो सीख जाओगे। इनवर्ड में इंट्रा दिया हुआ है, कितना है इंट्रा? 2 लाख। इंट्रा 2 लाख मतलब 18,000, 18,000 डैश। इंटर में कितना है? 50,000 डैश डैश 18% कितना? 9,000। इसका टोटल कितना? अरे यार ये क्या हुआ? इसका टोटल कितना आएगा? 18, 18, 9 प्लस ओपनिंग बैलेंस भी तो है मेरे पास। कितना ओपनिंग बैलेंस? 57 एंड 70, 57 नील 70। इसको टोटल ऐड किया तो ये टोटल क्रेडिट आ गई। कितना होगा ये? 75, ये 18, ये 79,000, ठीक है। अब इसको लिख लेते हैं बी। अब ये a माइनस बी, ये कितना था? अबे 72,000, मतलब 3,000 की क्रेडिट पड़ी हुई है। 72 माइनस 18 कितना होगा? 54, ठीक। और 54 माइनस 79, 25, इतनी क्रेडिट पड़ी है। तो आईजीएसटी क्रेडिट क्या क्या अपन यूज कर सकते हैं? हाँ, तो ये 25 लिख लूंगा मैं, ये हो गया नील। यहाँ 25 माइनस कर लूंगा मैं, तो 54 माइनस 25 कितना हो जाएगा? 29। इतना नेट जीएसटी पेबल है। आखिरी दिन ऐसे ही स्पीड से सॉल्व करना। आखिरी दिन मीन्स जब घर में बैठ के रिवाइज करो तो ऐसा ही करना, तब तो कंप्लीट हो गए। नहीं तो बहुत सारे क्वेश्चन है हमारी बुक में, कितने खत्म कर पाओगे फिर, ठीक है। ये तो हमारे पास क्रेडिट है जिसको हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। समझ आया? बढ़ सकता हूँ आगे? ठीक है। अच्छा, ये रहा, ये थ्योरी क्वेश्चन है सर, ये होमवर्क होते हैं। ये भी थ्योरी है, ये भी थ्योरी है। ये आ जाओ स्वास्थ्य वाले में। Swastik Private Limited is a manufacturer of taxable goods. It purchased a machinery for 8 lakh on which IGST of 14,400 is paid. The company has claimed depreciation under the income tax on the full value. Full value पे तो क्या ये GST की क्रेडिट मिलेगी? No, ये नहीं मिलेगी सर। आओ, Sigma consultant on an LLP of the financial professional. Finance professional provide financial consultancy services. It made an advance payment of 1,18,000, ठीक है, in the month of October to Azure Computer Services for developing a software. The software would be used by the LLP to enhance the precision of the finance decision given by it to various clients. The balance payment is to be made after the successful test run of the software in the month of December. Sigma consultant has availed the ITC of the
IGST 18,000 in the return filed for the month of October. Do you think Sigma consultant can avail such ITC? क्या वो ITC ले सकता है? क्या लगता है भाई, क्रेडिट ले सकता है कि नहीं? आप बोलोगे तो लेंगे, आप नहीं बोलोगे नहीं लेंगे, छोड़ देंगे सर। बोलो सर। बोलो बोलो, क्रेडिट ले कि नहीं ले? क्योंकि क्रेडिट लेने के लिए बात तो ये है कि अभी तो टेस्ट रन चल रहा है सर, अभी ये फाइनल थोड़ी हुआ है, तो क्रेडिट लू नहीं लू? क्या करें, ले नहीं ले? नहीं सर, नहीं ले सकते। कैसे लेंगे सर? नहीं, नहीं ले पाओगे आप। ये तो सिर्फ एडवांस पेमेंट हुआ है, अभी तो टेस्ट रन भी खत्म नहीं हुआ है। हो सकता है टेस्ट रन के बाद वो सॉफ्टवेयर रिजेक्ट कर दिया तो। हाँ, अगर टेस्ट रन वाली कहानी नहीं देता तो आप आराम से क्रेडिट ले लेते, कोई बात ही नहीं होती। अभी तो टेस्ट रन नहीं हुआ उस प्रोडक्ट का, तो जब तक प्रोडक्ट डिलीवर ही नहीं हुआ है आप क्रेडिट कैसे लोगे? याद है, गुड्स रिसीव हो जाना चाहिए तब तो क्रेडिट लेते हैं। अगला, a taxable person is in the business of information technology. He buys a car, सिटिंग कैपेसिटी 5%, घंटा क्रेडिट मिलेगी सर। 13 से नीचे में तो क्रेडिट ही नहीं देते अपन। ठीक, अगला देखो, अ टेक्निकल टेस्टिंग एजेंसी test and certify each batch of machine tool before dispatch by the BMT Limited. Some of these tools are dispatched to a unit in SEZ without payment of GST as the supplies are non-taxable. The finance personnel of BMT Limited want to know whether they need to carry out reversal of ITC on the testing agency services to the extent attributable to the SEZ supplies. No. याद है अपन SEZ के लिए क्या बोले थे सर? SEZ में जो टू और बाय रहता है उसको एक्सपोर्ट माना जाता है, तो उससे रिलेटेड क्रेडिट आपको रिवर्स नहीं करनी पड़ेगी सर। एसईजेड वाला कभी नॉन टैक्सेबल थोड़ी होता है सर, वो या तो जीरो रेटेड ट्रीट किया जाता है या तो नॉन सॉरी एक्सपोर्ट ट्रीट किया जाता है, और एक्सपोर्ट और जीरो रेटेड के केस में आप क्रेडिट ले सकते हो। ऐसा कहाँ है क्रेडिट रोका गया? आई बात समझ? आगे देखते हैं। ABA registered person was paying tax under composition scheme up to 30 July. However, from 31st July becomes liable to pay tax under regular scheme. याद है, इससे अब भी पढ़े थे सेक्शन 18। जिस दिन लाइबल टू मतलब रेगुलर स्कीम में आया उससे एक दिन पहले से लेके एक साल पहले तक इनपुट की क्रेडिट भी लेगा और कैपिटल गुड्स की ले लेगा। बट सर कैपिटल गुड्स में 5% क्वार्टर पार्ट देयर ऑफ आपको रिवर्स करना पड़ता है, बाकी बैलेंस क्रेडिट आप ले सकते हो। Babla Enterprises is exclusively engaged in making exempt supply of goods and it's thus not registered under GST. ये वही कहानी है सर, बाद में वो GST में रजिस्ट्रेशन के लिए आ गया सर। क्या वो क्रेडिट ले पाएगा? हाँ सर, ले पाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जितने भी इनपुट जिस दिन वो टैक्सेबल हुआ उससे एक दिन पहले से लेके जितने भी एक साल पहले तक इनपुट है कैपिटल गुड्स से क्रेडिट ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट कैपिटल गुड्स के केस में प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा सर, वो 5% पर क्वार्टर माइनस करना पड़ता है। Mamta Trade Links trades in exempt goods and provide taxable services. It is registered under GST. On 1st October, the exemption available on its goods get withdrawn. Exemption हट गई, वही कहानी है, सेम जो हम अभी पढ़े सर, सेक्शन 18 वाली कहानी। ठीक है, इसके बाद आगे देखो। Harshgeet Private Limited, a registered supplier, is engaged in manufacturing of taxable goods. The company provides the following information pertaining to the purchase made या services availed by it during the month of July. ये काम का होता है। रॉ मटेरियल टू बी रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ सितंबर, मिलेगा क्रेडिट ना? सितंबर में मिल रहा है क्रेडिट, मतलब रॉ मटेरियल, तो क्रेडिट कैसे मिलेगा सर? रिसीव ही सितंबर में हो रहा है। मेंबरशिप ऑफ अ क्लब अवेल फॉर एन एम्प्लॉइज वर्किंग इन अ फैक्ट्री नॉट ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी नहीं है तो भूल जाओ सर क्रेडिट। इनपुट टू बी यूज्ड, इनपुट टू बी रिसीव्ड इन 5 लॉट आउट ऑफ व्हिच 3 लॉट्स आर रिसीव्ड ड्यूरिंग द मंथ।
नहीं मिलेगा ना, लास्ट लॉट पे मिलता है। ट्रक यूज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल गुड्स आउट ऑफ 3 आइटम्स, इनवॉइस फॉर 2 आइटम इज मिसिंग एंड जीएसटी पेड ऑन दिस 2 आइटम इज 80,000। तो ये 80 की नहीं मिलेगी, बाकी आप 70 ले लो, सरकार आपको रोकती नहीं है सर। अगला देखो, Jamco Limited, a registered person, is engaged in the business of spices. It provides the following details in relation to GST paid on inward supplies procured by it during the month of October. ये कहानी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। रॉ स्पाइसेस परचेस, ठीक है, रॉ स्पाइसेस सोल्ड टू कस्टमर, तो आप बेचो कस्टमर को, कोई दिक्कत नहीं है, क्रेडिट ले सकते हो, ऐसा कहीं नहीं लिखा है सर कस्टमर को बेच के हम क्रेडिट नहीं ले सकते। रॉ मटेरियल यूज फॉर द पर्सनल यूज ऑफ द डायरेक्टर, ये नहीं ले सकते सर, पर्सनल तो सेक्शन 17(5) में ब्लॉक्ड है। इलेक्ट्रिक मशीनरी परचेस फॉर बीइंग यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इसकी आप क्रेडिट ले लो। मोटर व्हीकल यूज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द एम्प्लॉइज, ले सकते हैं? नहीं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की क्रेडिट ले सकते हैं, एम्प्लॉय और पैसेंजर में अंतर है, ध्यान रखना, हड़बड़ाना नहीं। पेमेंट मेड टू कॉन्ट्रैक्टर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टाफ क्वार्टर्स, इसकी क्रेडिट नहीं मिलती, बट यहीं पर अगर धोखे से सब कॉन्ट्रैक्ट डाल देता ना तो मैं क्रेडिट ले लेता, थोड़ा ध्यान रखना इसका, ठीक है। आपको सब कॉन्ट्रैक्ट एग्जाम में याद है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Dina Limited, a registered supplier from Maharashtra, is engaged in the manufacturing of passenger autos. The company provides the following details of the purchase made or services availed by it during the month of March. देखो, purchase of iron which is used as a raw material, जिसमें 2 लॉट की बात है, हम मार्च में बैठे सर, 1st in March, 2nd in April, क्या क्रेडिट मिलेगी ना। Purchase of accessory which are delivered directly to the dealer of the company on the direction of Dina Limited. Invoice was received by Dina Limited, क्या इसकी क्रेडिट मिल जाएगी? हाँ सर, ये तो बिल टू शिप टू मॉडल है, क्यों नहीं मिलेगी इसकी क्रेडिट? बिल टू शिप टू मॉडल याद रखना, भूल जाते नहीं तो एग्जाम में। परचेज ऑफ बस सिटिंग कैपेसिटी 15 है, क्या क्रेडिट मिल जाएगी? हाँ। जनरल इंश्योरेंस टेकन ऑन अ कार सिटिंग कैपेसिटी 5, क्रेडिट मिलेगी? नो। बट अगर यही जनरल इंश्योरेंस इस बस से रिलेटेड रहता तो क्या क्रेडिट मिल जाती? हाँ, मिल जाती। अगला देखो, कंफर्टेबल प्राइवेट लिमिटेड इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। It is engaged in the business of manufacturing of iron and steel products. It has received IT engineering services from Hi-Fi Infotech Limited for 11 lakhs on 28 October. Invoice 5 नवंबर को इशू किया, सर्विसेज का केस, क्या इनवॉइस टाइम पे इशू हो गया? क्या इनवॉइस 30 डेज के अंदर इशू हो गया? हाँ, क्या सोच रहे हो, 5 नवंबर तो है, 30 डेज के अंदर इनवॉइस इशू हो गया, तो अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है सर। Comfortable Limited made a part payment of 4,20,000 on 30th November. Being unhappy with the services provided by Hi-Fi Infotech Private Limited, it did not make the balance payment. जब हाड़ में जा, deficiency in services received was made good by the Hi-Fi Tech Limited on by 15th April of the next financial year. Comfortable Private Limited made the balance payment on 6th July of the next year. अब लूचा है, क्योंकि इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा सर, इनवॉइस 30 डेज के अंदर इशू हो गया, तो इनवॉइस और पेमेंट दोनों में व्हिचएवर इज अर्लियर। अब बात ये है सर कि इनवॉइस तो 5 नवंबर का है, तो पहले वाले केस में तो पेमेंट 20 नहीं, पहला पेमेंट कब हुआ है? 30 नवंबर को, तो सर इनवॉइस और पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर, तो 5 नवंबर को टैक्सेबल। दिक्कत उसका नहीं है सर, दूसरा वाला जो है वहां पर दिक्कत है सर, क्योंकि दूसरा वाला जो हुआ है 6 जुलाई को हुआ, और जब 6 जुलाई को हुआ है तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि रेसिपिएंट ने 180 डेज के अंदर पेमेंट किया है कि नहीं। अगर 180 डेज के अंदर किया तो क्रेडिट ले सकता हूं, 180 डेज के अंदर क्रेडिट मतलब नहीं पेमेंट किया तो क्रेडिट नहीं ले पाऊंगा। तो मुझे तो चेक करना पड़ेगा ना सर, जिस दिन इनवॉइस इशू है उससे 180 डेज के अंदर पेमेंट हुआ है कि नहीं। तो 5 नवंबर से 6 जुलाई तक मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या 180 डेज हो गए या 180 डेज में बचे हुए दिन। अगर हो गए तो क्रेडिट नहीं दोगे आप, और अगर नहीं हुए तो कोई दिक्कत नहीं है सर, अगर 180 डेज के अंदर पेमेंट कर दिया तो। बताओ कितने दिन आ रहे हैं? बताओ भाई, देखो इसमें भी वही बोला है, चेक करो 180 डेज के अंदर पेमेंट हुआ है कि नहीं, कहानी तो वहीं अटकेगी ना। बताओ 180 डेज के अंदर हो गया बोलोगे तो क्रेडिट ले लेंगे, 180 डेज के अंदर नहीं बोलोगे तो क्रेडिट नहीं ले सकते, फिर रिवर्स वाली बातें आ जाएगी सर। बताओ 180 डेज कब कौन सी डेट में फॉल कर रहा है? 5 नवंबर के बाद से काउंट करना चालू करना।
नवंबर में 30 डेज, दिसंबर 31, जनवरी 31, फेब 28, बताओ बताओ 180 डेज कौन सा डेट आ रहा है? 4th में आ रहा है। ठीक, इसने कब पेमेंट किया? 6 जुलाई। सर लोचा हो गया, 180 डेज से ज्यादा हो गया। अब सर जब बात क्रेडिट की आएगी ना सर, तो दिक्कत हो जाएगी सर, क्योंकि रीजन ये है सर, 11 लाख का पेमेंट करना चाहिए था सर, 4,20,000 का पेमेंट कर दिया। ठीक, इसको हटा दो, बचा कितना है यार, एक बार माइनस करके बताओ तो। 6,80,000 सर। 11 लाख जब उसने अपना आउटवर्ड सप्लाई दिखाया होगा, तो आपने तो जीएसटीआर 2A 2B में रिफ्लेक्ट करके पेमेंट क्रेडिट ले ली होगी, बट आपने तो पेमेंट नहीं किया ना 6,80,000 का 180 डेज के अंदर। सरकार बोली भैया इसमें भी तो है जीएसटी इंक्लूडेड, तो इस पे जीएसटी इंक्लूडेड कितना होगा, डिवाइडेड बाय 118 इंटू 18 करेंगे तो हमारा जीएसटी का अमाउंट आ जाएगा। जितना जीएसटी का अमाउंट आएगा, सरकार बोली ये तुम्हें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रिवर्स करके वापस पे करना पड़ेगा। पर मैं आपको एक मस्त वाली बात बताता हूं, मस्त वाली बात ये कि आप लोगों ने अभी डेट क्या बोला, 4th मई, यही आ रही है ना 180 डेज। अब इससे भी तो लेट हो गया, बात ये 4th मई से लेट हो चुका है, और पेमेंट कब किया है, 6 जुलाई को। सर क्या इंटरेस्ट की कहानी भी आ जाएगी? यस सर, 18% से इंटरेस्ट की भी कहानी आ जाएगी। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ये याद रखना। देखो क्रेडिट रिवर्स करना आप लिख लोगे, कोई बड़ी बात नहीं, आप लिख लोगे जीएसटीआर 3B के थ्रू क्रेडिट रिवर्स करते हैं, बट इंटरेस्ट भी पे करता है अलॉन्ग विद दैट, इज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, आप ये याद रखना कि इंटरेस्ट भी पेमेंट करते हैं। क्रेडिट तो आप लिख लोगे सर रिवर्स होना है। अच्छा, उसके बाद जब ये 6 जुलाई को पेमेंट किया, तो ये क्या क्रेडिट वापस ले सकता है? हाँ सर, रिक्रेडिट ले सकता है, और रिक्रेडिट के लिए कोई टाइम पीरियड तो है भी नहीं सर, आप आराम से लो रिक्रेडिट, सरकार मना भी नहीं करती आपको। आई मेरी बात समझ? 2-3 पहलू थे इस पिक्चर पे। पहला, टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड करना। दूसरा, सर उसने टाइम 180 डेज के अंदर पेमेंट नहीं किया। तीसरा, इंटरेस्ट की भी कहानी है। तो एक क्वेश्चन में 3 अलग अलग प्रोविजन एप्लीकेबल हो गए। अच्छा क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से एग्जाम के पहले देख के जाना। अच्छा क्वेश्चन है, गलती होने की बहुत स्कोप है, बहुत स्कोप है। मेरे को ऐसा लगता है, मतलब गलती इन द सेंस आप एक आध कोई पहलू या एक आध सेक्शन को भूल जाओगे, तो वो गलती होने के स्कोप है। ऐसे प्रोविजन पे गलती नहीं करोगे सर, आपको याद रहेगा क्रेडिट लेने की नहीं, बट एक आध कोई ना कोई पॉइंट भूल जाओगे। आप 30 डेज चेक करना भूल जाओगे कि इनवॉइस 30 डेज के अंदर इशू हुआ है कि नहीं, या फिर आप ये भूल सकते हो कि इंटरेस्ट की कहानी है 18%, क्योंकि ये भी अमेंडमेंट का पार्ट है। तो ये गलती होने के स्कोप है, तो मेरे हिसाब से इसको ध्यान रखना। आई मेरी बात समझ? आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, क्वेश्चन कहां है इसका, ठीक है। एग्जामिन द अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी विद दीवान एंड सन्स एंड करीम एंड ब्रोस। देखो, Diwan and Son of New Delhi has placed an order of 250 kg of plastic granules at the rate of 50 rupees per kg on Karim Bros of Noida. Karim Bros have agreed to deliver the goods at the warehouse of Diwan Sons at New Delhi. While the order was getting packed at the factory of Karim and Bros, Diwan and Son got an order from Shubkamna Sales of Hapur, UP for 250 plastic granules of 60 rupees per kg. आपको नहीं लग रहा है ये बिल टू शिप टू मॉडल वाली बातें हो गई? क्या लगता है, बिल टू शिप टू मॉडल वाली बात है कि नहीं हो रही है कि नहीं? सर दीवान वाले ने करीम वाले को ऑर्डर दिया, भैया तू मेरे पास गुड्स डिलीवर कर देना। उतने में जब ये डिलीवर करने गुड्स पैक ही हो रहे थे, तो दीवान गेट्स एन ऑर्डर फ्रॉम शुभकामना, शुभकामना वाले से इसको ऑर्डर मिल गया। तो प्रैक्टिकली होने वाला ये था कि ये इसको डिलीवर करता और फिर ये इसको भेजता। अब होगा ये कि करीम डायरेक्टली किसको भेजेगा, शुभकामना वाले को। तो बिल टू शिप टू मॉडल है, क्या दीवान क्रेडिट ले सकता है? यस सर, दीवान क्रेडिट ले सकता है, भले गुड्स उसको रिसीव नहीं हुआ है। प्लेस ऑफ सप्लाई की बात हो तो थोड़ा सा ध्यान रखना, इन दोनों के बीच का जो ट्रांजेक्शन है ये बिल टू शिप टू मॉडल है।
थर्ड प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? थर्ड पर्सन का जो लोकेशन होता है वो प्लेस ऑफ सप्लाई होता है, और ये वाला जो ट्रांजेक्शन है ये नॉर्मल केस में फॉल करता है, ठीक है। ये नॉर्मल के सॉरी ये दोनों लिख दिया मैं, ये नहीं, ये वाला जो है ये नॉर्मल केस में फॉल करता है। ये मैंने आप लोगों को प्लेस ऑफ सप्लाई में भी सिखाया था, गलती होने के बहुत स्कोप है। ये बहुत अच्छे पॉइंट्स है सर, जिसमें आईटीसी भी कनेक्ट कर देता है, बिल्ड टू शिप टू मॉडल भी कनेक्ट कर देता है, सब चीज चेक कर देता है एक साथ, 2-3। तो इंस्टीट्यूट ऐसे वाले पॉइंट्स आजकल बहुत पूछ रही है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। वैसे ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी और सिंपल है, ऊपर जो बनाए थे उसी टाइप का है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं सर, वैसे ही सेम बनाना है। आप इसको एक बार ट्राई करना, नहीं बनेगा तो मैं बता दूंगा, कोई इतना खास नहीं है ये क्वेश्चन, ठीक है, सेम ही है ऊपर वाला, फिगर बस चेंज हुआ है और कुछ चेंज नहीं हुआ है सर इसमें, ठीक। ये हमारा आईटीसी कंप्लीट हुआ, धन्यवाद।